हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 10 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसमें कि हम लोग आपका 50 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस हम लोग किए हैं उसका आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, तो लिंग अनुपात को, जो लिंग अनुपात होता है उसे जो है हम लोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होता है। मतलब कि अगर हम लोग 942 बोले तो मतलब इसका क्या होता है कि 942 अगर लिंग अनुपात है, इसका मतलब होता है कि 1000 अगर किसी भी क्षेत्र में, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर क्षेत्र में 1000 अगर पुरुष है तो उस क्षेत्र में जो है 942 महिलाएं हैं, ऐसा कहने का अर्थात है इसका, ठीक है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 अगर पुरुष है किसी क्षेत्र में या फिर पूरे भारत को अगर देख लीजिए तो उसमें से 942 जो है आपका, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 942 यहाँ पर अगर मैंने दिया हुआ है लिंग अनुपात 942, तो 942 महिलाएं की संख्या दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है। देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे कम आबादी वाला राज्य है, लेकिन आपको देखिए सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम आपका जो है सबसे कम आपका आबादी वाला राज्य है। इसको तो आप लोग जानते होंगे कि सिक्किम सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे कम आबादी वाला राज्य है। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला राज्य है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है आपका सबसे कम आपका आबादी वाला राज्य है। ये तीसरा नंबर पे आपका आता है, ठीक है। तीसरा नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है सबसे कम। वही अगर पूछा जाए कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश होता है। यहाँ पे ये पहले नंबर पे आता है। अगर घनत्व पूछा जाएगा तो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है। पहले नंबर पर आपका सिक्किम आता है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे मिजोरम आता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। चलिए हम लोग सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, और ये जो केरल है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात किया जाए तो आपका केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, मतलब सबसे पढ़ा लिखा राज्य आपका केरल यहाँ पे हो जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, इसको भी ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो वो आपका हो जाता है यूपी, जो है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसमें है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है कौन सा है, तो यूपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैंने सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश किया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। कौन सा यहाँ पर जो है भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे नमामि गंगे जो यहाँ पे है दिया हुआ, ये नमामि गंगे आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन सा है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना, ये भी आपका जो है ये गरीबी उन्मूलन का जो गरीब लोगों के लिए है आपका, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन नमामि गंगे यहाँ पे नहीं है, गंगा से रिलेटेड है, ठीक है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब बोला जा रहा है कि हर वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या, मतलब कि 1000 जनसंख्या पर कितनी की मृत्यु हो रही है कुल संख्या में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृत्यु दर। यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर, 1000 मतलब पुरुष नहीं, टोटल जनसंख्या मान लेते हैं कि 1000 लोगों पर कितने लोग यहाँ पे मृत्यु हो रहा है। 1000 मान लेते हैं कि 10 लोग मृत्यु हो रहा है, तो यहाँ पे मृत्यु दर कितना है, तो 10 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताता है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर शिशु मृत्यु दर होता है तो 1 साल के अंदर में अगर जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो उन लोगों का जो, जैसे कि 100 बच्चा अगर यहाँ पर 1 साल में अगर पैदा हुए हैं तो 100 में से अगर कुछ बच्चे जो है आपका आकस्मिक कारण, किसी कारणवश अगर डेथ कर जाते हैं, आपका जो भी बोल सकते हैं, सॉरी बोल नहीं सकते हैं, जैसे कि डेथ कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है 10 लोग मान लेते हैं कि 10 बच्चे जो है डेथ कर जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो शिशु मृत्यु दर हो जाता
जाता है 1 वर्ष के बच्चे, ठीक है। कोई बच्चा आज जन्म लिया 1 वर्ष के अंदर में, 1 वर्ष में, जैसे कि 2025 जनवरी में शुरू हुआ, फिर से 2026 जनवरी तक में जितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मर गए, ये आपका यहाँ पे शिशु मृत्यु दर कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए कि प्रति 1000 जनसंख्या पर, तो वो मृत्यु दर कहलाता है, ठीक है, 1000 जनसंख्या पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है, ठीक है, महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है। ये चीज़ मैंने समझाया था बहुत अच्छे से आप लोगों को कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, भारत का कितना है लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 943 है, ठीक है। कितना है तो 943, डी नंबर इसको याद रखिएगा। इसका मतलब है कि 1000 अगर पूरे भारत में 1000 अगर पुरुष हैं तो उसमें 943 महिलाएं हैं, ठीक है, 943 महिलाएं आपका यहाँ पर है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर 1000, मैंने बोला कि अभी क्या कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष है तो 943 महिलाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 943 महिलाएं हैं 1000 के अंदर में, नहीं, 1000 पुरुष है और 943 महिलाएं हैं, ऐसा समझिएगा, ठीक है। 1000 पुरुष है लेकिन उन पर जो है एक पुरुष का जो है एक महिला के साथ शादी होगा ना, एक सिंपल ऐसे समझिए कि एक पुरुष का एक महिला पर शादी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की, इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, बस समझाने के लिए दिए थे आप लोगों को, ठीक है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, कौन से राज्य में सबसे कम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। सबसे कम आपका साक्षरता दर महिला में पूछा जा रहा है तो कौन सा, राजस्थान हो जाता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा, अगर महिला में पूछा जाए या फिर आपका अगर नॉर्मल में पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर अगर पूरा ओवरऑल पुरुष और महिला मिला के लिया जाए तो क्या होता है, तो केरल यहाँ पे सही जवाब, इसको भी ध्यान में रखिएगा। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर दर है, साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है तो केरल में है। महिला से भी लेकर अगर पूछा जाए, अगर नॉर्मल में भी पूछा जाए तो यहाँ पे अगर महिला को लेकर पूछा गया है तो आपका यहाँ पे सबसे कम है, तो ये आपका राजस्थान हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा हो जाता है, तो विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ये नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं, काम आएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किसके अंदर आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ए जो है आपका विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितने फसलें उगाई जाती हैं। एक वर्ष में जो है पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें आपको यहाँ पे उगाई जाती हैं, तो 3 फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है, तो 3 फसलें उगाई जाती हैं। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 8 का सी। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पे वस्त्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीन उद्योग अगर पूछा जाए तो वस्त्र उद्योग जो है आपका सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे पहले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आदि मानव समय से हम लोग वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वस्त्र उद्योग जो है सबसे प्राचीन हो सकता है, ठीक है, होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व को मानव और डैश के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। जो बोला जाए कि जनसंख्या के घनत्व को मानव और यहाँ पे डैश के बीच, डैश मतलब यहाँ पे बीच में आपका स्पेस छोड़ा हुआ है कि बीच अशोधित संबंध के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूमि को जाना जाता है। देखिए एक जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि मानव और भूमि के बीच में अशोधित संबंध जो रहता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 1000 किलोमीटर में, जैसे कि 1 किलो, यहाँ पे सिंपल ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने आपका मानव रह रहे हैं, मतलब कितने आपका जनसंख्या है। जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 17 लोग मात्र रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रह रहे हैं, उसी को यहाँ पे दर्शा रहा है कि भूमि से ले रहे हैं, ये भूमि से नहीं। एक तो हमारा क्या ले रहे हैं कि पूरा जो आपका मानव है कितनी जनसंख्या, तो जनसंख्या में मानव आ गया, और यहाँ पे जो किलोमीटर ले रहे हैं ये क्या है, तो ये तो भूमि है, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर समझ में आया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर डैश क्षेत्र में रखा जाता है। रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर किस में रखा जाता है, बताइए किस में रखा जाता है। तो ये आपका जो है
सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। किसमें? तो सार्वजनिक क्षेत्र में रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को जो है आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या, राज्य नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, किसका केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सी नंबर कि लक्षद्वीप का जो है जनसंख्या जो है सबसे कम है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह को पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से जिलों को उस समूह को पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है? ये आपका अलवर और भिवानी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो अलवर और भिवानी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी कानपुर और आगरा जो है, कटक और कोटा और जबलपुर और भोपाल ये सब आपका औद्योगिक जिला है, लेकिन यहाँ पे अलवर और भवानी जो है आपका यहाँ पे औद्योगिक जिला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर जल्दी थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटपट्टी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल इतना किलोमीटर स्क्वायर है? कितना है? तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ 30 लाख ऐसे दिया हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है किसका? कौन सा भूपटपट्टी प्लेट का? बताइए तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? तो 14 का कि आपका प्रशांत प्लेट करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाता है। इसका जो है भूपटपट्टी प्लेट का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक नहीं बोल सकते, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? बोल रहा है कि भारत के कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे गर्मी के समय जब गर्मी आती है, जैसे कि गर्मी आती है तो उस समय जो है आपका यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन जब वही जो वापस जाती है उत्तर पूर्वी हवा जो है वापस जाती हैं तो उस समय जो है मौसम में भारी वर्षा होती है। तो कौन सा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा हो जाता है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। एक सेकेंड, पूर्वी घाट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है लगता है। ठीक है, इसका पूर्वी तटीय क्षेत्र नहीं होगा। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर जो पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों में के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो ये आपका केरल में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो केरल में आपका, यहाँ पे ये जो भारत है तो यहाँ पर आपका जो है पश्चिमी घाट है, इधर आपका यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ सही है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में होता है। जब इधर से वापस आती है यहाँ पर तो ये वर्षा कराती है कहाँ? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में कराती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर कि महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? महाबलेश्वर के महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? बताइए किसका स्रोत है? तो ये आपका जो है कृष्णा नदी का स्रोत है। किसका? तो कृष्णा नदी का स्रोत है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कृष्णा नदी का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से अधिक वर्षा होगी? पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवा से अधिक वर्षा होगी? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? बताइए 17 को कौन सा सही हो जाता है? तो हवा की दिशा में। कौन सा? तो 17 का सी नंबर हवा की दिशा में। ठीक है, पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से क्या सबसे अधिक वर्षा होगी? तो ऊपर की दिशा में, उच्चावच दिशा में, हवा की दिशा में, अनुवाद दिशा में, किसमें? तो हवा की दिशा में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 17 का सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो भूकंप लेख कहते हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जल निकायों के संबंध में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो ये आपका जो है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर आते हैं। तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के अनुसार जो है आपका विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान पे है आपका भारत जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्रालय का जो वार्षिक रिपोर्ट निकलता है 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है कि विश्व में, पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? भारत कौन से स्थान पर आता है? ये दूसरा स्थान पर आता है भारत। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है, दूसरा स्थान पर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर।
21 नंबर क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया है? कौन सा बंदरगाह को जो है सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में जो है विकसित किया गया है? तो इसकी तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसको जो है आपका सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया, सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग कि कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? कौन सा महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? कौन सा हो जाता है यहाँ पे? ये आपका जो है दक्षिणी महासागर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, दक्षिणी महासागर, ए नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर कि मृत सागर का लवणता कितनी होती है? मृत सागर की लवणता जो है कितनी होती है बताइए? तो मृत सागर की लवणता कितनी होती है? तो 340 ग्राम यहाँ पे होती है, करेक्ट आंसर। 340 ग्राम जो है मृत सागर की लवणता कितनी होती है प्रति लीटर जल की, ठीक है, कितनी होती है? तो 340 ग्राम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं राजस्थान के? तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पे जैसलमेर के जिले में, कौन सा जिला? तो जैसलमेर जिला में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? कुख्यात जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? ये आपका जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका? तो हंटर आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था बताइए? हंटर आयोग का गठन जो है आपका यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के द्वारा कौन सा आपका गठन किया गया था, कांग्रेस के द्वारा कौन सा गठन किया गया था यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए? तो यह तहकीकात कमेटी, एक आपका तहकीकात आयोग बोल सकते हैं या कमेटी बोल सकते हैं, उसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो है हंटर आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? कौन जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? बताइए कौन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ये एओ ह्यूम यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। एओ ह्यूम ने है, इन्होंने ही जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में हुई है, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा कि एओ ह्यूम, ठीक है। ये देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ना, तो एओ ह्यूम इससे भी याद रखिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एलन आपका एओ ह्यूम जो है उन्होंने ही 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 26 नंबर के बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्रथम यहाँ पर चलिए ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार का गठन किया था? किसने जो है अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार का गठन किया था, जिसका हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लाल कुर्ती के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जानता है? तो इसको खुदाई खिदमतगार को क्या कहा जाता है, ठीक है। किसने यहाँ पे इसका आपका गठन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ पे इसका गठन किया था। किसका? तो खुदाई खिदमतगार का लाल कुर्ती में। ये आपका जो है पाकिस्तान में इसका गठन हुआ था। उसमें पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के एरिया में ही गठन हुआ था। उस तरफ जो है पूर्वी तरफ जो है ये पूर्वी पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, उस तरफ जो है आपका पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जो ये आपका भारत है, तो भारत इधर जो पाकिस्तान है यहाँ पे इधर तरफ ही ये जो है खुदाई खिदमतगार का आपका गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1885 में हुआ था। संस्थापक जब होगा उसी टाइम ना अधिवेशन होगा, तो संस्थापक 1885 में हुआ था संस्थापक, तो संस्थापना जो आपका 1885 में हुआ था, तो अधिवेशन आपका कब? तो 1885 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? बताइए कि 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमडी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? तो डी नंबर यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर कि डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य में से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में, औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से जो है विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है।
सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि 1882 में जो है शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी। 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी, बताइए किसने की थी हंटर आयोग की नियुक्ति। उसमें कौन करेगा, जो उस समय का वॉइसरॉय होगा वही ना करेगा। उस समय हंटर आयोग का नियुक्ति कौन किया था, तो यहाँ पे बताइए कौन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉर्ड रिपन थे उसमें की आपका वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड रिपन यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा, एक मिनट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे जो डेट है ये गड़बड़ है कि आपका हंटर आयोग का जो हंटर कमीशन का जो यहाँ पे हुआ था ये कुछ और है। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको जो बताया था, जो एक मैंने अभी थोड़ा देर इसको सुधार कर लिया था कि तहकीकात समिति का जो आपको मैंने बताया कि तहकीकात समिति का जो गठन है वो उसका तहकीकात समिति का जो है यहाँ पे जलियांवाला बाग तो बताए थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रहा है हमको, क्योंकि 1882 में हंटर आयोग की आपकी जो है गठन क्यों किया गया था, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, लेकिन यहाँ पे दिया है 1882। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, इसको हम बता देंगे बाद में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। कौन सा वास्तुशिल्प जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है, तो आपका लौह स्लैब। ठीक है, लौह स्लैब यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। पकी हुई ईंटें वहाँ पे मिली थी, जिप्सम का मोटार मिला था, धूप में सुखाई गई ईंटें भी मिले थे, लेकिन लोहा का स्लैब नहीं मिला था। तो ए नंबर यहाँ पे लोहा आपका उस समय, जैसे कि सिंपल में इसको याद रखिए कि लोहा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहा नहीं था। ठीक है, लोहा उस समय नहीं था, तांबा था। ठीक है, तांबा था, कांसा था। कांसा जो है, तांबा जो है तो ताम्रपाषाण काल में मिला ही था, लेकिन कांसा जो है आपका जो है ये आपका कांसा का आपका खोज अगर बोला जाए तो कांसा का खोज आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुआ था, लेकिन यहाँ पे लोहा का जो खोज है ये आपका वैदिक काल के समय में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे लोहा से समझ लीजिए कि लोहा का स्लैब हो या कुछ भी लिखा रहे, लेकिन लोहा से अगर संबंधित है तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं होगा, ये वैदिक काल से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 का 33 नंबर क्वेश्चन, 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाता है ब्रसेल्स में जो यहाँ पर आपका भाग लिया था। कहाँ हुआ था, तो ब्रसेल्स में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। खारवेल जो है कौन सा राजवंश का आपका महत्वपूर्ण शासक था, तो ये आपका जो है चेदी राजवंश का, किसका, चेदी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि 1757 के प्लासी निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। बताइए 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे जो है अंग्रेजों द्वारा जो है बंगाल के नवाब के रूप में घोषित किया गया था, किसको किया गया था। ठीक है, तो यह जो है आपका यहाँ पे मीर जफर अली खान, कौन, तो मीर जफर अली खान यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 का यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर। 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये आपका जो हो जाता है कौशाम्बी थी। कौन सा, तो कौशाम्बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था। ठीक है, कौन सा अधिनियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का जो है द्वारा पहला हस्तक्षेप था, कौन सा यहाँ पे, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाता है 37 का। तो ये आपको विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, विनियमन अधिनियम 1773 डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1928 में घटी थी। 1928 में कौन सी घटना घटी थी, क्या वहाँ पे बारडोली का पूछा जा रहा है कि 1928 में क्या हुआ था, बारडोली सत्याग्रह हुआ था या खेरा सत्याग्रह या दांडी मार्च या काकोरी कांड, क्या हुआ था 1928 में। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, तो बारडोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था, तो कौन सा यहाँ पे हो जाता है, तो बी नंबर हो जाता है चनहुत्रो जो है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
आगे है 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली, तो आयरलैंड की, इनकी नागरिकता भारत की हो जाती है। और ये जो है इनको अगर बोला जाए तो कौन क्या थी, ये तो ब्रिटिश थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश थी, सिंपल में याद रखिएगा, ठीक है। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, अगर भारतीय पहली महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू को भी ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था। भूदान आंदोलन का मार्गदर्शन निम्नलिखित में से कौन था मार्गदर्शन, तो यहाँ पे मार्गदर्शक कौन था यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता है आचार्य विनोबा भावे। कौन, तो आचार्य विनोबा भावे, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के नारे के लिए जाना जाता था। बताइए कौन है यहाँ पे करेक्ट आंसर, कि वेदों को जो है सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के लिए नारा लगाता था। कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती लगाते थे, ठीक है। स्वामी दयानंद जो है जाने जाते थे, जो कि वो ही बोलते थे कि वेद जो है सभी ज्ञान का स्रोत है, मानते थे उसी को, और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा कौन लगाते थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइए कौन सा यहाँ पे हो जाता है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। 43 का बी नंबर की बहादुर शाह जफर जो है आपका भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने, तो ज्योतिबा फुले ने ही जो है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पर, तो 1911 में डैश का विभाजन रद्द कर दिया गया था। किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में, तो बंगाल का जो विभाजन है उसको जो है रद्द कर दिया था। बंगाल जो है आपका मान लीजिए बंगाल है, जिसको दो भाग में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटा गया था, जिसको रद्द कब किया गया, तो 1911 में रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा सकता है, रद्द क्यों किया, रद्द तो किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है बंटवारा तो हुआ ही था, इस तरह से नहीं किया, लेकिन इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा बंटवारा किया, क्योंकि 1911 में इस बंगाल में से तोड़ के यहाँ पे बिहार को अलग किया गया। 1911 में घोषणा हुआ, लेकिन 1912 में जो है यहाँ पे इसको कर दिया गया था। 1911 में घोषणा हुआ कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, और यहाँ पे 1912 में जो है बिहार यहाँ पे बन गया था, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द तो किया गया था, लेकिन फिर से दोबारा से यहाँ पे घोषणा भी किया गया कि यहाँ पे बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन बिहार यहाँ पे टूटेगा, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन कि पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है द्वितीय राजवंश का प्रसिद्ध शासक था, बताइए 46 का करेक्ट आंसर, तो ये आपका चालुक्य वंश का, कौन सा, तो सी नंबर यहाँ पे चालुक्य राजवंश का प्रसिद्ध शासक था जो पुलकेशिन द्वितीय है। कौन सा राजवंश, तो चालुक्य राजवंश करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन अध्यक्षता डैश ने की थी, किसने की थी। 1905 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस का अधिवेशन जो है किसने किया था, तो ये जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रार्थना सभा के संबंध में नहीं थे, ठीक है, प्रार्थना सभा के संबंध में नहीं था, बताइए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे प्रार्थना सभा के संबंध में नहीं थे, तो ये आपका जो हो जाता है यहाँ पे महात्मा गांधी, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने प्रथम सदस्य कौन थे भारतीय नेताओं में से, बताइए कौन हो जाते हैं यहाँ पे, यह दादा भाई नौरोजी, या ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1930 और 40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 के बीच में, 1939-40 के बीच में जो है किस नेता ने की थी, बताइए किसने किया था, तो ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की आपका स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, ये जो है आपका होमवर्क के लिए है कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति जो है किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है कि हर्षवर्धन, राज आपका यहाँ पे दंती दुर्ग हो जाता है, पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये आपका होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 51 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ठीक है। और ये भी बताना है कि 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक है, 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप लोग को तो डेली बोलते ही हैं कि कैसे आप लोगों का अटेम्प्ट करना है इस सेट को, ठीक है। यहाँ पे 51 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है।
एक क्वेश्चन को मैंने बोला था कि उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, वो थोड़ा सा लगभग हमको गलत लग रहा है, अब सही भी हो सकता है लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 11 हो चुका है, बाकी प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।